नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति का संसद में महिला आरक्षण पर जोर, कहा राजनीतिक दलों की मर्जी नहीं, संवैधानिक व्यवस्था जरूरी। निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की वकालत। नोटबंदी पर जेपीसी जांच की मांग, नियमों को ताक पर रखकर फैसला लेने का कांग्रेस का आरोप। चिदंबरम ने कहा लंबे वक्त तक अर्थव्यवस्था पर असर। कर्ज के चलते किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा परिजनों को मुआवजा देना नहीं है समाधान, सरकार से मांगी नीतियों की जानकारी। यूपी में छठे और मणिपुर में पहले दौर की वोटिंग कल। प्रधानमंत्री ने कहा नतीजों से विरोधियों को लगेगा करंट। अखिलेश ने दी बहस की चुनौती, मायावती ने लगाया नाकामी का आरोप। और दलाई लामा की प्रस्तावित अरुणाचल यात्रा पर चीन को आपत्ति, कहा खराब हो सकते हैं रिश्ते, भारत से वादा निभाने की मांग। और अब पहली खबर। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार नोटबंदी का असर कम दिखाने के लिए जीडीपी मापने के पैमाने को बदल रही है। पार्टी ने सेमिनार में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नोटबंदी और जीडीपी से जुड़े आंकड़ों की वजह से लोगों को आरबीआई और सीएसओ जैसी संस्थाओं में भरोसा कम हुआ है और अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई है। कांग्रेस ने नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर उसके असर पर सेमिनार का आयोजन किया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई की बजाय सरकार की ओर से लिया गया। बिना तैयारी के लिए गए इस फैसले में इससे तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का हर क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है। 25 करोड़ दैनिक मजदूरों में से ज्यादातर को बेरोजगार होकर गाँव लौटना पड़ा। GVA, net of agriculture and net of government and net of utilities, it's a clear declining trend. It's at this stage that you did demonetization, and let's wait for the fourth quarter number. I have no doubt in my mind the fourth quarter will only confirm the fact that the economy has declined and the economy was hit very, very badly by demonetization. पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने जीडीपी मापने के पैमाने को बदल दिया है। इसके जरिए नोटबंदी के असर को कम दिखाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी से सरकारी खर्च, कृषि पैदावार और सरकारी बिल भुगतान को छोड़कर सब गिरा। अगले साल तक इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था में जारी रहेगा। It's important that we understand the devastating impact of demonetization. It has interrupted India's economic story. It is an unnecessary interruption, and to recover from this interruption, in my assessment, will take between 12 to 18 months. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने जेपीसी बनाकर इसकी जांच कराने की मांग की और उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी पर बेतहाशा खर्च करने का आरोप लगाया। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कर सुधार, नए कानून जैसे कई विकल्प हैं। विमुद्रीकरण इसका समाधान नहीं हो सकता। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जिस तरह से नोटबंदी और जीडीपी के आंकड़े पेश कर रही है, उससे सीएसओ और आरबीआई जैसे सरकारी संस्थानों को लेकर लोगों का अविश्वास बढ़ा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। भक्तचरण दास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से, और इसके अलावा पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में सरकार में। बहुत स्वागत है आपका, और प्रवक्ता भी हैं आप कांग्रेस पार्टी के। भक्तचरण दास, ये बताइए कि फिलहाल 3 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, जिनके सहारे आप ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल जो ये आंकड़े हैं, तरीका तो वही है जो पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में यूपीए में अपनाया जाता रहा था, कोई नया तरीका तो बीजेपी ने इजाद नहीं किया है, तो फिर क्यों इन आंकड़ों को अविश्वसनीय माना जाए? इन आंकड़ों को इसीलिए जिन आधारों पर किया गया था, आप केवल सीवीए के आंकड़े पर आप कहना चाहते हैं, क्रॉस वैल्यू एडिशन के आंकड़े पर आप कहना चाहते हैं, लेकिन खुद सरकार का ही सीवीए देखिए 2014-15, 2015-16, अभी जो प्रोजेक्शन 16-17 के लिए है,
उसमें स्पष्ट है कि किस तरह से डिक्लाइन किया है। यहाँ तक 5 पॉइंट समथिंग तक सीवीए इज गोइंग टू रिड्यूस। सो ऐसे स्थिति में देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कहाँ हुआ है? नोटबंदी से लाभ देश को क्या मिला? अब लाभ तो कुछ मिला नहीं, लेकिन नुकसान क्या हुआ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक तो काला धन आज भी वही नए करेंसी का चल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ रुपया और इस चुनाव में पंजाब में 73 करोड़ रुपीस, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, JNK में, महाराष्ट्र में, कई जगह राज्यों में नए करेंसी ब्लैक नोट पकड़ा गया है। ये सरकार का है, ये पब्लिक डोमेन में है। तो आप काले धन की बात किए, टेररिस्ट की बात किए, कैशलेस की बात किए, फिर ये इसका इफेक्ट नोटबंदी का एक्चुअल अगर लाभ पहुंचता तो इन चुनाव में क्यों फर्क नहीं पड़ा? चुनाव में भरपूर 2000 रुपए का नोट चल रहा है, तो काले धन भरपूर यूटिलाइज किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं आपकी इस धन का इस्तेमाल हो रहा है अभी जो फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं? पूरा 5 राज्यों में काला धन ही यूज हो रहा है, केवल यहाँ नहीं। जो उड़ीसा में जिला पंचायत का चुनाव हुआ वहां भी पकड़े गए, बीजेपी के नेता लोग पकड़े गए। बात चलिए एक महत्वपूर्ण बात जो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये आंकड़े फिलहाल हमारे पास बहुत शुरुआती आंकड़े हैं। जानकार ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जितना उत्साहित हो रही है इन आंकड़ों को लेकर और बता रही है कि नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि जीडीपी को और फायदा हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी ये है वो भी उत्साहित हो रहे हैं विरोध करने के लिए। दरअसल हमें थम जाना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए और अभी शुरुआती आंकड़ों पर ही रिएक्शन नहीं देना चाहिए। यहाँ आप देखें, जैसे चिदम्बरम जी ने स्पष्ट कहा कि 25 करोड़ डेली वेज अर्नर्स जिनकी रोजी रोटी 3 सप्ताह तक छीन ले गए, उनको कोई रोजी रोटी नहीं मिला। दूसरी ओर 15 करोड़ जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो डेली मार्केट में बैठते हैं, जो फ्रूट सेलिंग करते हैं, जो आर्टिसन बनाते हैं, वो सब सेलिंग करते हैं, उनका इकोनॉमी, उनका तो शटडाउन बहुत हो गया। और जो लेबर माइग्रेशन में आते थे, माइग्रेंट लेबरर को, उनको कहीं जॉब नहीं मिला। NREGA में 60% वृद्धि हुआ। इसका साफ नतीजा है कि कहां तक इफेक्ट हुआ है गरीबों पर। देश के 40 करोड़ काम करने वाले, रोज की रोजगार पर जीने वालों पर प्रभाव कैसे पड़ा है? आपकी बात अपनी जगह जायज है और इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता और दूसरे जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो भेज रहे हैं, लेकिन इस सबके साथ साथ ये जो आंकड़े हैं इनको अविश्वसनीय बताने का क्या एक आधार है आपके पास? मैं जानना चाहूँ इनका स्टडी रिपोर्ट आप 14 में देखिए, जिस तरह से डिक्लाइन कर रहा है। 14 में जिस तरह से 7.96 से डाउनवर्ड्स जा रहा है, 14 से लेकर के आप हर जाते समय डाउन होते हुए अभी 5 पॉइंट समथिंग पर पहुंचा है। अभी की बात मैं कह रहा हूं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है, जैसे चिदम्बरम जी ने आज वर्णन किया है, कि इससे हमको नोटबंदी का सदमा से देश को रिकवर करने के लिए 5 से 6 साल लग जाएगा। ये वारंटेड था नहीं। जिस तरीके से नोटबंदी किया गया, RBI का कोई डिमांड नहीं था, सडनली सरकार से इनिशिएट किया गया। तो क्या ये राजनीतिक फैसला था? नहीं, प्योरली गवर्नमेंट का फैसला था। नहीं तो क्या ये आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट ने एक राजनीतिक फैसला लिया अभी तो बहुत बड़ा जुआ था, ये बहुत बड़ा बार्गेन था जो खेला है सरकार ने? जनता के साथ 125 करोड़ जनता के साथ जुआ खेलना चाहिए, बार्गेन खेलना चाहिए। आपके पास आज भी नोट 500 रुपया का नोट, 1000 रुपया का नोट सर्कुलेशन में नहीं है जितना जरूरत है। आपका प्रिंटिंग कैपेसिटी कितना है? ओनली 300 करोड़ रुपीस प्रिंटिंग कैपेसिटी पर डे। उसमें आप कितना प्रिंट करेंगे और आप जनता की मांग को पूरी करेंगे? बाजार को आप वापस लाने में, बाजार की व्यवस्था जो है जिस पर रोजी रोटी रोज लोगों का चलता था, उसको वापस लेने में आपको 500 रुपया और 1000 रुपया का नोट चाहिए नए करेंसी में। क्यों नहीं वो नए करेंसी जनता के लिए मार्केट में उपलब्ध है? लेकिन वित्त मंत्री कह रहे हैं कि रिमोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया है, पूरा हो चुका है रिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया है, रिमोनेटाइजेशन जी। तो ये कंप्लीट हो गया है, तो आज बाजार की स्थिति ऐसा क्यों है? आज भी लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है? आप गांव, रूरल इकोनॉमी आज ध्वस्त हो गया है। लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से हम देखने की कोशिश करें, आप ये कह रहे हैं कि भी बहुत बड़ा जुआ है, कैसे आप 125 करोड़ लोगों के साथ इस तरह का जुआ खेल सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बार एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक सबसे बड़े जो अपने वादे किए, अपने जो मैनिफेस्टो था चुनाव का, उसमें लिखा और उससे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक जो वादे थे उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कितना ही बड़ा जुआ सही।
ये बहुत अच्छा खड़ा होने की प्रयास है, इस तरह से देश की जनता को गुमराह करके। नोटबंदी का कोई आर्थिक लाभ और प्रगति का तो कोई सिम्टम उनके खुद के स्टेटमेंट में नहीं है, सरकारी आंकड़े में नहीं है, लेकिन जो असर है, जिस तरह से पुराने नोट 86% नोट बदला गया, ये जो ब्रोकर हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों ने 25% से लेकर के 500 और 1000 करेंसी नोट में 25%, 30%, 40% तक नोट बदलाने के लिए, नए करेंसी चेंज के लिए परसेंटेज लिए हैं। और ये ओपन है, इसीलिए आज कपिल सिब्बल जी ने मांग किया जेपीसी बैठना चाहिए, उस पर जांच होना चाहिए कि कहां कैसे चेंज हुआ, ब्लैक मनी कहां है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि जेपीसी बैठनी चाहिए। सरकार अभी तक शो नहीं किया कि ब्लैक मनी कितना मिला। आरबीआई इंफॉर्मेशन कुछ जनता को, देश की जनता को देती नहीं है, इसलिए आरबीआई के प्रति जनता का अविश्वास बढ़ रहा है। आरबीआई के ऑफिसर खुद अपना मौन है। हमने रिजर्व बैंक घेराव में, मैं नागपुर में गया था रिजर्व बैंक घेराव में, वहां पे उनके ऑफिसरों से बात किया, वो लोग मौन है, उनका मुंह से कोई नीचे एक बात कर रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा, उनकी जो गरिमा था, उसका हत्या हुआ है। ठीक है, लोगों को विश्वास टूटा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए आरबीआई, इसलिए जेपीसी का जो अगर हो जाए, जनता के पास सच्चाई पता चल जाएगा कि कितना पैसा आ गया है और आखिर आगे कदम क्या होगा। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि एक तरह से आंकड़ों की बाजीगरी जो है वो की है बीजेपी ने फिलहाल, और जनता के साथ ये धोखाधड़ी है। फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार। किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार, कौन होगा विपक्ष में, किसकी बनेगी सरकार। देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। उत्तर प्रदेश मणिपुर में कल मतदान। बाकी चरणों के लिए नेताओं का धुआंधार प्रचार, मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश। देखिए पहली खबर, विधानसभा चुनाव 2017 आज रात 8 बजे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में महिलाओं को आरक्षण देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें अवसर मुहैया कराना जरूरी है। राष्ट्रपति ने विमेन्स इंडियन एसोसिएशन के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं जनप्रतिनिधियों की तादाद बढ़ाने का काम राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था जरूरी है और इसके लिए महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करनी होंगी। राष्ट्रपति ने इस तथ्य पर निराशा जताई कि लोकसभा में महज 11.3% महिला सांसद हैं, जबकि वैश्विक औसत 22.8% का है। राष्ट्रपति ने कहा कि जीडीपी में हर तरह की चीजें शामिल होती हैं, लेकिन महिलाओं का योगदान शामिल नहीं होता। उत्तर प्रदेश में छठे और मणिपुर में पहले दौर के लिए कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के छठे दौर के लिए प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवारों के घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है। इस दौर में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया,
आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों में कई अहम सीटों पर लोगों की निगाहें अभी से टिकी हैं। छठे दौर में करीब 1.25 करोड़ मतदाता 635 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बीएसपी ने सभी 49 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी ने 45, समाजवादी पार्टी 40, आरएलडी ने 36 और कांग्रेस 10 सीटों पर मैदान में है। छठे दौर में 17,926 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन भी किया है अपने केंद्रीय बल के साथ। मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों साथ साथ चल के लोगों को आश्वस्त किया गया है। पूरी 9 विधानसभाओं के लोगों से व्यक्तिगत रूप से एक हम लोगों ने संपर्क किया है और सबको आश्वस्त किया है कि चुनाव में बिल्कुल निर्भीक और निडर होकर मतदान करने आए। मणिपुर में भी पहले दौर में चुनाव 4 मार्च को 38 विधानसभा सीटों पर होना है। ये सीटें पश्चिमी और पूर्वी इम्फाल, विष्णुपुर, चुरचांदपुर इलाके में है। पहले दौर में 168 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें 7 महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा 11 प्रत्याशी सैकुल सीट पर हैं। बड़ी पार्टियों की बात करें तो इस दौर में बीजेपी ने 38, कांग्रेस ने 37, सीपीआई ने 4, सीपीएम ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 4 मार्च को चुनाव में 19 लाख से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेंगे। इसमें 9 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने 38 सीटों के लिए 2794 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। मतदान केंद्र में कोई गड़बड़ी न हो, हम उसे पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट इस बार के चुनाव में पहला ऐसा अवसर होगा कि पूरे 2794 मतदान केंद्र हम वेब स्ट्रीमिंग के माध्यम से कवर कर रहे हैं। जहां जहां 3G इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उन सभी मतदान केंद्रों को हम रियल टाइम बेसिस पे देख सकेंगे। यूनाइटेड नगा काउंसिल की ओर से आर्थिक नाकेबंदी और उग्रवादी संगठनों के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। प्रीति मिश्रा के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैलियां करके अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजीपुर में रैली की। उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि वो अपने 3 साल और समाजवादी पार्टी सरकार के 5 साल के काम पर खुली चर्चा करें। उन्होंने दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी। समाजवादी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर करके ये भरोसा दिलाने का काम किया है कि अगर कोई सरकार बनाएगा आने वाले समय में तो समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के यही गठबंधन सरकार बनाने का काम है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मिर्जापुर की रैली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नाकामियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन्हीं सभी तत्वों का सफाया करके यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में रैली की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस बात का है कि राज्य का विकास और नौजवानों का भविष्य कौन बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को राज्य के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बताया। हर कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश का ये चुनाव एक उत्सव है, उत्सव, और ये उत्सव है सपा बसपा कांग्रेस की मुक्ति का अवसर है, छुट्टी का अवसर है भाइयों। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गाजीपुर और वाराणसी में कई रैलियां की। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और प्रमोद तिवारी ने भी चुनावी सभा की। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर में 40 सीटों पर 8 मार्च को मतदान होना है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में आज कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। युवक कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने की कोशिश की, युवा कांग्रेस ने वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा ने बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया।
ये तस्वीरें हैं कांग्रेस महिला मोर्चा, युवक कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। युवक कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। उधर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अगुवाई में व्यापारियों ने सिविक सेंटर के सामने कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग शुल्क के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि एमसीडी और दिल्ली सरकार विज्ञापनों में पैसा बहा रही है और व्यापारियों पर बोझ डाल रही है। आज ये सब व्यापारी हम लोगों के साथ में है, व्यापारियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। वैट की दिक्कतें व्यापारियों को हो रही है, फिर कन्वर्जन चार्जेस व्यापारियों से गलत अनाप शनाप लिए जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार के पास में इन सब लोगों को पैसे देने को नहीं है। गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही है। मोदी सरकार के चलते आज हाल ये है कि दाल 200 रुपए किलो खाई जनता ने। आज गैस सिलेंडर के भाव 777 से ज्यादा हो गए हैं। तो मोदी जी कहाँ हैं? आप क्यों नहीं महंगाई को मुद्दा पे कुछ कहते हैं? और अब जनता इतनी त्रस्त हो गई महंगाई की मार से। सरकार ने बीते बुधवार को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 86 रुपए बढ़ा दी थी। सितंबर 2016 में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर करीब 466 रुपए में मिलता था, लेकिन अब तक 6 किस्तों में 271 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अनु दीवान और प्रणव गोस्वामी के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई ने आज शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ जंतर मंतर पर मार्च निकाला। मार्च में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, यूपी और बिहार और केरल समेत कई राज्यों से आए छात्रों ने मांग की है कि केंद्र सरकार को कुल बजट में से 10% शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए। इसके अलावा रामजस कॉलेज की घटना को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। इस विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान सभा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कर्ज और फसलों की चौपट होने से किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि सरकार असल समस्या से निपटने के लिए गलत दिशा में काम कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने से समस्या हल नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार से किसानों के लिए नीतियों की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है। किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। सरकार को उसे ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए नीतियां बनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दशकों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक मुख्य समस्या का समाधान नहीं निकला है। किसान आत्महत्या पर एक एनजीओ की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बातें कही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज नक्सलियों से लोहा लेते हुए 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 घायल हो गए। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला पुलिस की टीम गश्त पर थी, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये वारदात मिरतूर पुलिस थाने क्षेत्र के चेरली गांव में हुई। ये इलाका घने जंगलों में है। पुलिस दल निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा में लगा हुआ था। पुलिस वालों ने फायरिंग का जवाब दिया, लेकिन नक्सली भाग गए। पुलिस ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। चीन ने दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे का विरोध किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय रिश्तों पर खराब असर हो सकता है। दलाई लामा का ये दौरा इस साल होना है। चीन अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानता है। हालांकि भारत कई मौकों पर साफ कर चुका है कि अरुणाचल उसका अभिन्न हिस्सा है। चीन ने कहा कि उसने भारत के सामने आपत्ति दर्ज करा दी है और उसे राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरी करनी चाहिए। सीरियाई सेना ने प्राचीन पलमारा शहर को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से पूरी तरह आज़ाद करा लिया है। सेना ने ज़्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है। पलमारा को छुड़ाने के लिए सीरिया और रूस की सेना ने 3 हफ्ते पहले साझा अभियान चलाया था। हालांकि सेना ने अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की है। आईएस आतंकियों ने दिसंबर में आतंकियों की यूनेस्को की सूची में शामिल इस शहर पर फिर से कब्जा कर लिया था। इस दौरान उन्होंने शहर के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया था। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।